अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलीना शिगरी के साथ। खातून जज को धमकी देने का जो मामला है, इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला, और ये 22 सितंबर को तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आज से ये उनके ऊपर चार्जेस जो हैं वो फ्रेम किए जाएंगे। 2:30 बजे समाअत का वक्त मुकर्रर किया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़ेर समाअत तौहीन अदालत केस में अदालती मावनीन जो दो थे, मखदूम अली खान साहब, मुनीर मलिक साहब, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की जो कार्रवाई है इसको ख़त्म करने की राय दी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दोनों मावनीन का शुक्रिया तो ज़रूर अदा किया गया, लेकिन उनकी राय को फैसले का हिस्सा नहीं बनाया गया। आज इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे कि इमरान खान साहब क्या एक तो वजह है कि गैर मशरूत माफ़ी ना मांगने के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या इमरान खान साहब को इस बात से का डर था कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी के बावजूद भी फैसला उनके खिलाफ आएगा। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट कि फैसला इंसाफ पर मबनी होगा, और बड़े कॉन्फिडेंस हवाले से भी हैं कि अवाम जो है वो कहते हैं कि हमारे साथ हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब के ट्विटर पे जो पोस्ट था उस हवाले से ज़रूर हम बताते चले कि वो अब -1 का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे गुजरावाला में कल जो उनका जलसा होगा, वो कहते हैं हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले का आखिरी इज्तिमा ये होगा। इस जलसे में वो अपने अहम तरीन अगले मरहले का ऐलान भी ज़रूर करेंगे। सो ये -1 की जो वो बात कर रहे हैं कि जी इम्पोर्टेड सरकार, उसके सरपरस्त इस हकीकत पर के कौम निहायत साबित कदमी से पीटीआई के साथ खड़ी है, बौखलाहट का शिकार है और मायूस कुन अंदाज में -1 की जानिब बढ़ रहे हैं। सो ये -1 है क्या? अदालती कार्रवाई के हवाले से ज़रूर ऑब्वियसली मामला सब जुडिस है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है क्या? लोग, और चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार जो रेफरेंस दे रही है वो निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी साहब के केसेस से का रेफरेंस दिया जा रहा है, तो उन केसेस में क्या हुआ था और इस केस में खान साहब के इस केस में क्या हुआ है, इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे। और साथ साथ फ्लड्स के हवाले से मैं जरूर जिक्र करती चलूँ कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो 2 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान आज तशरीफ़ ला चुके हैं, और ये फ्लड्स के हवाले से जो इंटरनेशनल असिस्टेंस है उसको मोबिलाइज करने के लिए ज़रूर कहा जा रहा है कि ये जो उनका दौरा है वो काफ़ी करामत साबित होगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें राजा आमिर अब्बास साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, ऑल्सो पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रही है मलिका बुखारी साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, ऑल्सो from the legal team of पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम मलिका साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। मलिका साहिबा, आपसे आगाज कर लेती हूँ गुफ्तगू को। -1 के हवाले से जरा बता दें, -1 है क्या? देखिए, आई थिंक ये तो बात अब आम फहम हो गई है कि एक मुसल्लत शुदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो साजिश के जरिए इक़्तिदार में आए थे, इमरान खान को सियासी मैदान में हरा नहीं सके, इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सके, इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सके, तो 13 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात से विकटें उठाकर भाग गए। उसके बाद उन्होंने उसके साथ साथ इमरान खान के ऊपर अपना जो हिसार है, जो अपना दायरा है, उसको तंग करने की भरपूर कोशिश है। इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 18 से 20 FIRs हैं, उनके ऊपर दहरी का मुकदमा है। इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना का रेफरेंस दायर हो गया है जो बेबुनियाद है, और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक कंटेम्प्ट जो है तौहीन अदालत का केस चल रहा है। तो पाकिस्तान का बच्चा जो बाशऊर हो चुका है, वो जानता है कि एक सियासी लीडर को, एक मकबूल सियासी लीडर को जिसने 2 पार्टी सिस्टम के अंदर एक तीसरी जमात को उजागर किया, उसको पाकिस्तान के निजाम से निकालने की कोशिश हो रही है, और वो कोशिश पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं। पहले भी साजिश की, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साजिश की, उनको मनसब से हटाया, और अब इमरान खान को सियासत से निकालने की कोशिश हो रही है। तो वो अंदिया दे रहे हैं कि मेरी कौम बाशऊर है, मेरी कौम जानती है कि ये हिसार तंग करने की कोशिश क्या है। अब सब जानते हैं जितने कानूनी माहिर हैं। लेकिन मलिका साहिबा, कतई कलामी की माफी, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब का वो मामला सरफेस किया था तब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप जो इस बार अभी कह रहे हैं -1 का, उस वक्त तो आप लोग ने भी नहीं कहा कि -1 पर काम किया जा रहा है।
देखिए अलीना, मैं तफरीक कर दूं दोनों इश्यूज के अंदर। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस, पनामा लीक्स इमरान खान ने उजागर नहीं किए थे। इमरान खान उनको मंजर आम पर लेकर नहीं आए थे। एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी मायानाज, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स ने दस्तावेजात देखकर, हजारों दस्तावेजात देखकर ये फैसला किया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो इश्तिहारी और मुजरिम है, और उनकी बेटी जो खुद मुजरिमा है, उन दोनों ने लंदन के अंदर उनके पास फ्लैट्स की मलकियत है, वो बेनिफिशियल ओनर हैं। तो उसके वजह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक केस चला और अदालत ने 5 मेंबर के बेंच ने फैसला किया कि साबिक वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं है। इमरान खान ने उस मूवमेंट को चलाया, इमरान खान ने वो कानूनी केस आगे बढ़ाया, लेकिन अदालत ने दस्तावेजात देखकर पनामा लीक्स की बेसिस के ऊपर ये फैसला किया कि साबिक वजीर आजम ये बता नहीं सके कि उनके असासे उनकी आमदन के मुताबिक है। बिल्कुल ठीक है, बट मलिका साहिबा अभी भी फैसला अदालत ने ही करना है। जी करना है, बिल्कुल आप अलीना सही बात कर रही हैं, लेकिन आप केसेस की नौयत देखें। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। अली जफर साहब ने ट्वीट किया है, वजाहत पेश की है कि तोशा खाना रेफरेंस केस के अंदर ये वाजे है कि इमरान खान साहब ने सारे जो तहाइफ हैं वो डिक्लेयर किए इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर और ईसीपी के सामने, और एक बेबुनियाद केस बनाकर एक मुतनाज़ा और एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ कोई भी बाशऊर कानूनी माहिर ये बता सकता है कि किसी मोहतरम जज को ये कहना कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करूंगा दहशतगर्दी के जिम्रे में नहीं आता। मैं हमारे साथ आमिर साहब मौजूद है, राजा आमिर अब्बास मायानाज वकील हैं। हाँ। ये बताएंगे कि दहशतगर्दी के क्या पैराहे होते हैं, जस्टिस खोसा का तहरीरनामा क्या कहता है। तो ये तो हिसार तंग करने वाली बात हुई ना कि अगर एक तरफ से इमरान खान को नहीं खत्म कर सकते। ठीक हो गया मलिका साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। मैं राजा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं और आपकी तरफ मैं फिर आती हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, और जो ये इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि शायद फैसला चेहरा देख के किया जाएगा, इस किस्म का अब आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत नजर आ रहा होगा कि लोगों में अब ये एक तासुर पैदा हो रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं? और ये जो पैराई की बात करें, दहशतगर्दी के जिम्रे में आता क्या और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्रे में क्या आता है? देखिए, फैसला चेहरा देख के किया जाएगा, -1 की बातें। असल में जो माइनस की बात हो रही है ना, और जो फैसले की बात हो रही है, वो जो फैसला करने वाले हैं, अब -1 इस मुल्क में जो 70 साल से होता रहा कि जी अवाम को माइनस कर दें, किसी भी फैसले में अवाम का ताल्लुक़ ना हो, बंद दरवाज़ों में, बंद कमरों में, बंद ऐवानों में बैठ के इस मुल्क की हुक्मरानी का, इस मुल्क की पॉलिसीज़ का, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का डिसीजंस चंद जो हमारे अशरफियाँ हैं वो ले ले। अब -1 जो असल है ना, वो ये है कि -1 मीन्स कि ये जो करोड़ों की आवाम आपको नज़र आ रही है, जो कि शायद 70 की दहाई की या 80 की दहाई की अब आवाम नहीं रही, इनको शऊर उस हद तक आ चुका है कि जनाब इस मुल्क के जो हालात हैं वो इस नहज तक अगर पहुँचे हैं तो उसका बेसिक रीज़न यही था कि -1 यानी अवाम। और अगर कोई अवामी लीडर था इस मुल्क में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। तो आपने देखा चूँकि उसका अवाम से कनेक्शन था, उसके साथ क्या हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इमरान खान, जिसका नो डाउट, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, दुनिया मानती है कि अवाम के साथ वेरी वेल कनेक्टेड है, तो ये दोबारा से वही -1 की जी ऐसी लीडरशिप को हटा दिया जाए कि जो अवाम की बात करती है या अवाम के साथ इस अंदाज में कनेक्टेड है। लेकिन तो अब जो इमरान खान साहब ने जो अपनी जलसे में और वो रैली में जो बात कही है, और अब जो ये मामला चल रहा है, तो आपको लगता है कि, और स्पेशली अब जिस तरह पीटीआई भी कह रही है कि ही इज बीन रिमोर्सफुल, उन्होंने अपोलोजाइज किया, ऑल्दो कि वो एक अनकंडीशनल अपोलॉजी नहीं आई है, तो ये मामला अब जा किस तरफ रहा है? देखिए, मामला जा रहा है अवाम के पास, ये मत भूलिए। जो मर्जी ये जिधर से फैसले होते रहे, मामला जाएगा अल्टीमेटली अवाम के पास। वो जो बाबर अवान साहब भी कह रहे हैं कि एक फैसला अदालत के अंदर होगा, एक अदालत के बाहर होगा। देखिए, लेकिन अदालत क्या कर सकती है? सिर्फ चार्जेस विल बी फ्रेम्ड ऑन 22 सितंबर। ठीक है, चार्ज फ्रेम होगा, ठीक है, दैट इज़ नॉट द एंड, दैट इज़ द इनिशिएशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल, वहाँ से शुरू होगा। आगे आपको ने देखा होगा कि जरदारी साहब का चार्ज 1-1 साल तक फ्रेम नहीं हुआ। आपने देखा होगा शहबाज शरीफ का चार्ज फ्रेम होना था तो उन्होंने वज़ीर आज़म का ओथ उस दिन
उठा लिया, ठीक है, ये सारे चार्जेस ही फ्रेम होने थे और वो चार्जेस तो इससे बहुत बड़े केसेस के थे कि जिनमें 14 साल की सज़ा है, यहाँ तो मैक्सिमम 6 माह की सज़ा है। सर दानियल अजीज साहब, तलाल चौधरी साहब, निहाल हाशमी Do साहब, not compare, नो बट please. रेफरेंस दिया जा रहा है ना अदालती रेफरेंस देखिए, प्रोसीडिंग। इस मुल्क में एक सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन तो पेश किया था सर उन्होंने। जी इस मुल्क में एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे पता है कि इन 3 केसेस के अलावा बेतहाशा और भी केसेस हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिस्कस किया है और लार्जर बेंचेस के हैं, 3 से ज़्यादा के केसेस हैं। तो इन तमाम केसेस को मुझे उम्मीद है कि पीटीआई की लीगल टीम बात करेगी कि जनाब ठीक है ये 3 केसेस हैं, और ज़हन में रखें कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं या केसेस होते हैं उनमें हर किसी के फैक्ट्स अलहदा होते हैं। तो ये जो बार बार इसको कंपेयर करते हैं, इमरान खान ने ये कहा तो उसको आप जाके कंपेयर कर दिया कि जनाब उन 3 अफराद ने क्या कहा था, इट्स इंटायरली डिफरेंस। बात जो हो रही है नेशनल सतह पे देखें कि आप इस मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात थी, जो इकोनॉमिक हमारी डिस्टेबिलिटी हो रही है, तो अगर आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, आपने मुल्क को डायरेक्शन देनी है, तो फिर इस किस्म के केसेस जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, उनसे हट के, उनसे 100% हट के हमें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और अगेन ये देखना होगा कि जनाब आवाम क्या चाह रही है और इसका अल्टीमेट जो आपने जिसको कहते हैं कि जी हल सोल्यूशन क्या है, वो ये सॉल्यूशंस नहीं होंगे कि जनाब आपने 18 केसेस किए हुए हैं और 18 केसेस के बाद एक इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को, जिसको दुनिया वो कहती है कि आप आएँ यहाँ खिताब करें, बात बताएं, उसको आपने एक मजिस्ट्रेट और एक सेशन कोर्ट या किसी और छोटे छोटे केसों में फंसा के सारा दिन वो एक अदालत से निकलता है दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। तो एज ए नेशन ये इसके रिपरकशन, कोई चीज़ भी जिसको कहते हैं ना आइसोलेशन में नहीं होती, ये ज़हन में रखें। और अब वो वक्त नहीं रहा कि आइसोलेशन में बैठ के फैसले कर लिए जाएंगे। दीज आर ऑल वेल कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, और इसके नताइज जो इस मुल्क के सेन ब्रेन्स हैं उनको सोचना होगा और तब ये मुल्क आगे की तरफ राइट। मैं मलिका साहिबा, बल्कि आप जिक्र बता भी दीजिए, जो अदालती मावनीन का मैंने एक इंट्रो में भी जिक्र किया था कि उनकी राय जो थी, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है इससे अदालत को बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए इस अदालती नोटिस को वापस ले लेना चाहिए, और इससे तो तासुर आ रहा है कि भाई किसी पॉलिटिशियन को वो एक कॉर्नर करने वाली बात और इस किस्म की बातें, लेकिन उनकी राय जो है वो फैसले का हिस्सा बहरहाल नहीं नजर आती है। अब आपको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन द होल क्या समझ रही है, क्या होता देख रही है, क्योंकि अदालत ने तो कह दिया है कि जवाब खान साहब का तसल्ली बख्श नहीं है। बहरहाल जी देखिए फरीहा, अभी तो इमरान खान साहब के ऊपर चार्ज को खुली अदालत में फ्रेम होना है और उसमें 2 हफ्तों का वक्त है, तो तब तक बहुत कुछ हो सकता है। और उस वक्त भी इमरान खान साहब जब पेश होंगे और उनके वकला दलाइल देंगे, तो उसके बाद देखें कि शवाहिद की रोशनी में उनके ऊपर ये जुर्म बनता भी है या नहीं, ये तो इसका एक लंबा सिलसिला है। लेकिन जहां तक आपने मावनीन की बात की, देखें पाकिस्तान के 2 बहुत बड़े मायानात वकील मखदूम अली खान और मुनीर मलिक साहब ने बड़े मुदल्लिल दलाइल पेश किए। उन्होंने बहुत ही अच्छी कानूनी मावनत दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जजेस को और वाज़े तौर पर कह दिया, और उन्होंने आला अदालत के बेशतर तहरीर नामों की रोशनी में बताया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स की शक्ल में बताया कि इमरान खान साहब के इस जवाब के बाद कोई जवाब नहीं रहता कि आप उनके ऊपर इस चार्ज को फ्रेम करें। उन्होंने इसको भी वाज़े किया कि जो अदालत का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत का कानून है, ये जजेस को किसी भी तनकीद से बालातर करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो निज़ाम अदल है, उसकी प्रोटेक्शन हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब के ऊपर इस चार्ज को फ्रेम करते हैं, और ये दलाइल के अंदर, क्योंकि मैं कोर्ट रूम के अंदर थी, दलाइल देते हुए मखदूम अली खान ने एक पुराने केस की वजाहत पेश की। आई बिलीव बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस केस के अंदर तौहीन अदालत फेस कर रही थी। उन्होंने बताया कि उस वक्त साबिक वजीर आजम जो बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा शहीद थी, उनके ऊपर तौहीन अदालत का केस था और उनके ऊपर दीगर केसेस थे, और उन्होंने कहा कि ऐसा आंसर, उस केस में जजेस ने कहा कि हम कंटेम्प्ट इसलिए नहीं आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ऐसा आंसर ना जाए पाकिस्तान की आवाम को
कि शायद किसी मकबूल लीडर को जो मुश्किल में है उसको कॉर्नर किया जा रहा है। इस केस का भी हवाला दिया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर आप तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं अदालत के निज़ाम का, तो अगर आपने फुल बेंच बना दिया तो आपने पाकिस्तान की आवाम को ये मैसेज दे दिया कि तौहीन जो है वो नहीं हो सकती किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी लोअर कोर्ट के जज की। तो आपने ये कर दिया, ये आपने इकदाम उठा लिया, उसके बाद चार्ज नहीं बनता। तो देखिए, हम सब तो हैरत में हैं, लेकिन अदालत है, उनका एहतराम है, उनकी तहरीम है, उनका फैसला है जिसके सामने सर झुकाना लाजिम है हर पाकिस्तानी शहरी को। तो हम अपने अपनी कानूनी स्ट्रैटेजी है उसको आगे बढ़ाएंगे, दलाइल पेश करेंगे, लेकिन बेशतर लोगों का इस पे जो व्यू है वो सामने आ चुका है, कानूनी माहिरीन का भी, और अदालत फैसला करेंगे शवाहिद की रोशनी में। हमें थोड़ा सा अफसोस तो ऑफकोर्स हुआ, लेकिन जो भी कानूनी महाज है उसको अदालत के अंदर हम एहतराम से उसको आगे बढ़ाएंगे। और आप उम्मीद करती हैं कि फैसला जो है वो इंसाफ पर मबनी ही होगा? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, सुपीरियर कोर्ट्स, उनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम का एतमाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निज़ाम अदल की तक़वियत की बात की है। हम कभी भी एज सियासी लीडर या सियासी मेंबर या सियासी वर्कर पाकिस्तान की अदालत जो है उसको उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे उनका जो मनसब है या निज़ाम अदल कमज़ोर हो। तो उसको तक़वियत देनी है, और हमें एतमाद है कि वो शवाहिद की रोशनी में इमरान खान साहब के हक में फैसला देंगे, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की। उन्होंने बता दिया है और जस्टिफाई नहीं किया, एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरा क्या मतलब था, कि मैं जज साहिबा के सामने भी नदामत का इजहार करता हूँ, रिमोर्स का वर्ड यूज किया, और कहा कि उनके सामने भी नदामत का इजहार कर सकता हूँ और आइंदा मैं ये नहीं करूंगा, और आप मेरे ऊपर इस किस्म की कोई कॉशन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्कस हुई हैं। उसके बाद भी जज साहिबान ने एक स्ट्रिक्ट व्यू लिया जो कि उनका इस्तेहकाक है, लेकिन हमारी नजर में इससे मुख्तलिफ होना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ में। नाजी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राजा आमिर अब्बास साहब, इमरान खान साहब डिड नॉट ऑफर एन अपॉलॉजी। क्या अनकंडीशनल अपॉलॉजी में क्या वो कबाहत थी, और क्या हो सकता था उनके जो जिस बात से, और जो इम्प्रेशन जा रहा है कि शायद वो बड़े खौफजदा थे इस चीज़ से परहैप्स? देखिए, अपॉलॉजी तो एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है शर्मिंदा होना, रिग्रेट करना, अपने अल्फाज पे बताना कि जनाब मैं नादिम हूँ। ये सब कुछ तो उन्होंने किया। वो दो पेशियों पे अदालत में उनका वकील यही करता रहा कि जी आई नेवर मेंट दिस, मैं अगर उस जज साहबा के पास भी जाना चाहे तो मैं जाऊंगा और ये मैं कर सकता हूँ। अब एक पर्टिकुलर लाइन जो लिखनी होती है, वो पर्टिकुलर लाइन है कि जी आई ऑफर अनकंडीशनल अपॉलॉजी एंड आई थ्रो माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। ये उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने समझा कि ये हम इस सेंटेंस को इस फ्रेजिंग के साथ नहीं लिखते। लीगली उन्होंने इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस देखे होंगे, और उन्होंने ऑल दो दिन पूरे उनके वकील हामिद खान साहब यही लगे रहे कि जी हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, हम इसको दरगुजर करें, हम रिग्रेट कर रहे हैं, हम पशेमान हैं, हम शर्मिंदा हैं एनी हाउ। क्योंकि जो अगर आप ये किसी भी गिल्ट में, इट्स अ क्रिमिनल केस, अगर आप एडमिशन कर लें, कन्फेशन कर लें, मान लें कि जी मैंने ये जुर्म किया है, ऑल दो उसमें जो नॉर्मली कोर्ट्स जो कोर्स एडॉप्ट करती हैं वो यही होता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उनको माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन एडमिसिबिलिटी ऑफ गिल्ट, हाँ एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम कोर्ट की ये भी डिस्क्रिप्शन है, 5 जजेस हैं, अगर पांचों एग्री ना करें उस पर तो कोर्ट उनको सज़ा भी दे सकती है कि सिंस यू हैव एडमिटेड नो नीड टू गो फर्दर, आपने मान लिया है तो हम आपको सज़ा भी दे सकते हैं। और इन केस अगर उनको सज़ा होती है तो अलीना ये ज़हन में रखिए कि क्रिमिनल केस में एक अपील का राइट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो शायद उनकी लीगल टीम ये सोच रही होगी, ये कॉन्सिक्वेंसेस देख रही होगी कि एक दफ़ा अगर आप क्रिमिनल केस में एडमिशन ऑफ गिल्ट कर लें
तो फिर बड़ा मुश्किल है आगे जाके अपील में। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जी क्या आपने कॉन्टेम्प्ट की, आपने तो मान लिया कि हमने कॉन्टेम्प्ट की, तो फिर उस अपने राइट को जो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सेव करते हुए उन्होंने कहा कि जी फिर हम इसको कॉन्टेस्ट करने के काबिल नहीं रहेंगे कि वो आया ये कॉन्टेम्प्ट के ज़ुमरे में आती है या नहीं। तो इसलिए उन्होंने टेक्निकली अपने आप को सेव करते हुए ये लिया, और अदरवाइज़ तो उनका जो कॉन्डक्ट था जिससे अदालत ने कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मली जो आपने अमाइकस की 2 की बात की थी, एक उसमें से अमाइकस ने यही कहा कि जनाब 2 चीज़ें होती हैं कॉन्टेम्प्ट में, यहाँ तो माफ़ी आ जाती है, यह कॉन्डक्ट देखा जाता है। तो इस शख्स का कॉन्डक्ट जो सा है वो पिछली 2 पेशियों पे यही रहा कि ये बिल्कुल अपने किए पे पछता रहे हैं, नादिम हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, लिख के भी दे रहे हैं, हत्ता कि वो कोर्ट को एश्योरेंस दे रहे हैं कि आई विल बी मोर केयरफुल, मैं जाऊंगा भी। तो कोर्ट फिर भी ये समझी कि नहीं, इनका जो कॉन्डक्ट है वो कोर्ट का जो मयार था उसके मुताबिक वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सका और ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी। तो अब आगे बढ़ी हैं तो ठीक है। बट राज साहब मुझे ये बता दें, इनकी पीटीआई और स्पेशली इमरान खान साहब की लीगल टीम की स्ट्रैटेजी आपको कैसी दिख रही है? देखिए, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन देयर स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये उनकी लीगल टीम है, उनके अपने लॉयर्स हैं, बड़े सीनियर लॉयर हैं हामिद खान साहब, और उनकी स्ट्रैटेजी देखिए ना, किसी भी लॉयर की अपने क्लाइंट को जब वो केस में देखता है तो हर लॉयर की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, एक अपना तरीक़ाकार होता है केस कंडक्ट करने का। तो अगर उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं की तो जो वजूहात मैंने बताई हैं उन्होंने ज़हन में रखी होगी, तो दिस इज़ देयर लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि वो जो भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसको लेके चलें कि देखते हैं कौन। इसके बाद जो चार्ज फ्रेम होता है उसके बाद क्या एविडेंस आएगा, इट्स अ ट्रायल, ये लंबा चलेगा। आपको इसमें ये लंबा चलता हुआ दिख रहा है? देखिए, अब ये दिस इज़ द आर्ट ऑफ द लीगल टीम कि हमने देखा है कि चार्ज सालों साल नहीं फ्रेम हुए जरदारी साहब और नवाज इसके शहबाज शरीफ के और हमजा के केसेस में। तो अब इस केस को अगर किस अंदाज में वो चलाएगी लीगल टीम, इट्स अप टू देम। राइट और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। जस्टिस साहब, इमरान खान साहब ने ही डिड नॉट ऑफर एन अपॉलॉजी। आपसे मैं ज़रूर ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि अमूमी तौर पे कंटेम्प्ट के केसेस में क्या चार्ज फ्रेमिंग और सज़ाएं होती हैं? जी जी बिल्कुल हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। देखिए, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली प्रोसीडिंग होती हैं ये हालांकि होती हैं क्रिमिनल टाइप की प्रोसीडिंग्स, लेकिन इसमें चांसेस जो हैं वो अपॉलॉजी के हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपने गलत काम किया है, गलत तरीके से आपने क्रिटिसाइज किया कोर्ट को, अगर आप चाहें तो कोर्ट से कहें कि मैं अपने आप को कोर्ट के रहम करम पे छोड़ता हूं और मैं समझता हूं कि मैंने जो किया वो गलत था। अगर आप ये कह दें तो चांसेस ये होते हैं कि एटलीस्ट 75% चांसेस ये होते हैं कि कोर्ट जो है वो समझती है कि क्या जरूरत है हम इसको परसू करें, क्योंकि उनका मकसद किसी को विक्टिमाइज करना नहीं होता, उनका मकसद सिर्फ जुडिशरी की इज्जत को बहाल रखना होता है। तो इस वजह से वो कहते हैं ठीक है इसको माफ कर दें। लेकिन अगर वो शख्स जो है वो किसी वजह से, अपनी अना की वजह से या अपनी किसी और रीजनिंग की वजह से या लीगल एडवाइस की वजह से वो उस किस्म की गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगता, तो फिर उस सूरत में फिर कोर्ट के पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि ये क्रिमिनल ट्रायल है। तो इस वजह कोई भी चारा नहीं होता कि वो उसका ट्रायल करे, और जो ट्रायल करके फिर वो डिसाइड करे कि उसने उसने कंटेम्प्ट की है कि नहीं की है, और उसके बाद सजा दे। तो ये एक नॉर्मल तरीका है, इसमें कोई अजीब चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे इस केस में ये अफसोस ये हुआ कि हालांकि मौका मौजूद था उनके पास, एक दफ़ा पहली दफ़ा जब ये गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पहली स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और उनको हिंट भी दिए कि आप सही तरीके से लेके आए दूसरी स्टेटमेंट। दूसरा मौका मिलने के बावजूद उन्होंने नहीं किया। अब वो क्यों नहीं किया, लीगल एडवाइस पे नहीं किया या जिस शख्स जो अक्यूज था उसकी कहने की वजह से नहीं किया, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन बहसूरत जो उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट फाइल की वो ऐसी नहीं थी जिसको कि कोर्ट अनकंडीशनल अपॉलॉजी समझ सके। इसी वजह से उन्होंने फर्ज जुर्म आयद करने के लिए ये तारीख मुकर्रर कर दी।
राइट, बट जैसे साहब आप के ख्याल में क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए, आइए, मुझे पता नहीं कि अब क्या होगा 22 तारीख को। हो सकता है कि 22 तारीख को जैसे ही सामने कॉल हो, ये इमरान खान साहब या इनके वकील खड़े हो जाएं और कहें कि जी मैं तो माफ़ी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई और मैं अपने आप को रहम करम पे छोड़ता हूं कोर्ट के। हो सकता है ये कह दें, मामला खत्म हो जाएगा। अगर वो नहीं, हो सकता है कि ना भी खत्म हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि कोर्ट के लाजमी नहीं है कि अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन चांसेस हैं कि बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं करते तो ट्रायल होगा, प्रॉपर ट्रायल होगा, अटॉर्नी जनरल अपनी एविडेंस लेके आएगा, ये खुद इनको अपने आप के लिए डिफेंड करने के लिए अपनी एविडेंस लानी पड़ेगी और उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई कि नहीं हुई। अगर तो इस नतीजे पर पहुंचती है कोर्ट कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई तो उस वक्त में उनको मैक्सिमम 6 महीने की जेल, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, नॉट रिगरस, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लेकिन वो बेमायने है कि 6 मंथ्स की, अगर 1 सेकंड की भी इम्प्रिजनमेंट हो जाए तो कन्विक्शन तो हो जाती है। कन्विक्शन की वजह से जो असर होता है सियासी लोगों के लिए वो ये है कि फिर वो इलेक्शन के लिए 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं। राइट, मुझे जैसे साहब एक ये वाली चीज़ भी, क्योंकि बार बार तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी साहब के केसेस से उनका रेफरेंस दिया जाता है। मैं उस हवाले से आपका ज़रूर कमेंट चाहूँगी कि सर मतलब उन केसेस में और इस केस में क्या मतलब फ़र्क आपको नज़र आता है, और इज देयर एनी डिफरेंस? देखिए, ये डिफरेंस की बात नहीं है, तकरीबन सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक ही जैसे होते हैं, सिवाय इसके कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि ये चार्ज नहीं, क्रिमिनल चार्ज नहीं होता, लेकिन ये होता है कि उन्होंने कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। वो क्रिमिनल नहीं होता, वो सिविल साइड का केस होता है। लेकिन जहाँ पे कि वो कोर्ट के खिलाफ कोई बात करते हैं जिसमें कि स्कैंडलाइज की बात नहीं बल्कि कोर्ट के खिलाफ नफरत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में वो क्रिमिनल हो जाता है। तो ये तो चीफ जस्टिस साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये क्रिमिनल है, ये जो कि एक्शन उनके खिलाफ। तो इसके अंदर और दूसरे जो केसेस थे उनके केसेस में फ़र्क ये है कि उन केसेस में इतना, जो इस केस में जो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो समझने की ज़रूरत है, जो आमतौर से लोग इग्नोर करते हैं, मेरे ख्याल में इनकी अपनी पार्टी में, पीटीआई की पार्टी ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, ये उनके एडवाइजर्स ने, कि यहाँ पर जो उन्होंने नाम लेकर के, एक सिविल जज का नाम लेकर के उसके खिलाफ बात की, तो इससे वो ये नहीं कि उन्होंने उस जज की कंटेम्प्ट की है, उन्होंने पूरे जुडिशल सिस्टम को अटैक किया है। क्योंकि आप देखिए हमारे जो सिविल कोर्ट्स हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस तो छोटे कोर्ट्स में चलते हैं। तो अगर इस तरह से अगर थ्रेटन किया जाए किसी जज को, तो आइंदा तो कोई जज फैसला करेगा ही नहीं, कहेगा मुझे क्या जरूरत पड़ी है बस फैसला करने की। बिल्कुल, और ये बात जस्टिस साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि मातहत अदालतें जो हैं वो रेड लाइन होती हैं और किसी तौर पर भी उनको नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और ये इसी हवाले से मैं एक और भी कोट करना चाहूँगी कि अदालती मावनीन भी, उन्होंने भी जो कहा कि दुनिया में ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि ज़िले अदालतों को कुछ कहने पर किसी सियासी लीडर के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। तो आपको वाकई लगता है कि मतलब वी डोंट हैव एनी सच इंस्टेंस पूरे दुनिया भर में कहीं, अगर वो कह रहे हैं कि मिसाल नहीं मिलती कि मतलब ज़िलाई अदालतों या मातहत अदालतों के खिलाफ कुछ कहने पे? देखिए, ये सही है कि जो आप कह रही हैं बात सही है, लेकिन यहाँ मकसद यहाँ पे ये चीज़ है कि जिससे मैंने आपसे जिक्र किया कि जो भी कोर्ट्स के सिस्टम को जानता है वो ये जानता है कि कोर्ट्स में जो सिविल जजेस होते हैं वो तकरीबन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस डिसाइड करते हैं। और वो उनकी कोई क्लाउट नहीं होता, कोई खास उनकी वो बड़े नहीं होते, वो उनको कोई जानता भी नहीं वो कौन है, लेकिन वो करते हैं फैसला। और अगर उनमें ना इतनी हिम्मत होती कि कोई वो बर्दाश्त कर सके कोई प्रेशर, अगर वो कोई फैसला कर दे आपके खिलाफ, तो अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं, बड़े सियासी लीडर हैं, सब कुछ हैं, आप कहेंगे मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, तो आप मुझे बताइए कौन सिविल जज जो है, कौन सा सिविल जज जिसकी तनख्वाह मुश्किल से कुछ होगी चंद हजार रुपए, वो क्यों अपने आप मुसीबत में डाले? तो सारा आपको जुडिशियल सिस्टम बैठ जाएगा।
राइट, थैंक यू सो मच जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया। हमें जी राजा आमिर अब्बास साहब, लास्ट आपसे कमेंट इस हवाले से और फिर मुझे एक ब्रेक लेनी है। बट वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्टेंस, वी हैव वीडियोस जो कि मंजर आम पर आती हैं, जिस तरह से अटैक्स किए जाते हैं, जजेस पर हमला, वो सब कुछ इंस्टेंसेस जो है वो इस पाकिस्तान के तारीख का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। क्या कहेंगे? वो तारीख का हिस्सा है और मुझे लगता है वो रहेगा भी आगे। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट और ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और जो बात है कि जनाब एक कांस्टेंट और एक कंसिस्टेंट किस्म की आपकी एक ऐसी रूलिंग्स हों और तरीक़ाकार हो कि जिससे, जैसे कि मखदूम साहब ने कहा कि वो जो कॉर्नर करने वाली बात थी वो किसी के ज़हन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि असल चीज़ है स्ट्रेंथनिंग ऑफ जुडिशरी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ जुडिशरी जो सा है कि जैसे एक अमाइकस ने बात की कि जनाब जब इतने जजेस बैठ गए तो मैसेज हैज़ गॉन ऑल थ्रू द कंट्री कि जनाब जुडिशरी, और इससे मैं भी कहता हूँ कि वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर जो टॉप लीडरशिप होती है उसके लिए। लेकिन उसके साथ साथ देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कहा जाए कि जी बेंच फिक्सिंग हो रही है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में हालिया कहा गया है 2 माह पहले, तो फिर ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि वो जो क्वांटम ऑफ कॉन्टेम्प्ट है वो कहाँ पे आपको बड़ी नजर आ रही है कि किसका क्वांटम कितना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, थिंग्स हैव टू बी कंसीडर्ड। राइट, थैंक यू सो मच राजा आमिर अब्बास साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ ही एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको बताते चलें कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल 2 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान आज पहुंच चुके हैं और ये कहा जा रहा है जिस तरह से कि सैलाब मुतासरीन के लिए जो इंटरनेशनल असिस्टेंस दरकार है उसको मोबिलाइज करने के लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल ये एक दौरा साबित होगा और वो विजिट भी करेंगे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ का। इस वक्त हमें फाउंडर चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब साहब ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि रेस्क्यू के अमल से हम आगे बढ़ चुके हैं तो रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से, चूँकि अखुवत जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त कोने कोने में मौजूद है जहाँ भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, आपसे हम ज़रूर हमारे नाजरीन के लिए हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त सिचुएशन है क्या सर, और फिर सैलाब मुतासरीन एक जो 33 मिलियन से ज़्यादा आबादी इस वक्त मुतासर हुई है उसको किस तरह से फिर ये इस हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहिए सर? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू गिव माय ऑब्जर्वेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने दोस्तों के साथ, अखुवत के साथियों के साथ हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम सवात के इलाके में पहुंचे और हमें मदियन और फिर उसके बाद बहरीन और उसके बाद इन इलाकों का दौरा किया और कल हम इंशाअल्लाह ताला कलाम जा रहे हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल है जाना क्योंकि रास्ते टूट चुके हैं, पुल भी बह गए हैं। तो जो कुछ हमने देखा वो तबाही तो है, लेकिन लोगों की इमदाद भी जारी है, लोगों पुरुमीद भी हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना भी चाहते हैं और मुकामी सतह पर भी जो इमदाद है, लेकिन ज्यादातर इमदाद बाहर से आ रही है। NGOs की तरफ से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बड़े भरपूर तरीके से अपना काम कर रही हैं। अल-खिदमत को मैंने देखा, अखुवत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम वहाँ पर काम बहुत कर रही है। हमने खाना पकाने के अलावा कुछ माली इमदाद भी दी, कुछ राशन भी दी। अब हम घरों की तामीर में एक छोटी सी बस्ती ऐसी है जो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई, उसमें ग्लेशियर से पानी बह कर आया तो 7 चट्टानें और पत्थर और बड़े बड़े वो पूरी दब गई रेत में, तो उसको हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। तो ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं और हुकूमत भी शायद कहीं कर रही है, लेकिन जो ज्यादा भरपूर अंदाज में एक बाहमी इमदाद का जो सिलसिला है ना इस कौम में, एक दूसरे की मदद करनी है और हमने एक दूसरे के आंसू पोंछने हैं, एक दूसरे का सहारा बनना है, वो मुझे ज्यादा नजर आया। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुकामी अफराद को भी भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। असल मैं समझता हूँ कि मैं ये बहरीन और मदीन के जिन इलाकों में गए तो वहाँ पर
कुछ खुशहाल लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ा सियाहती मरकज है, तो वो लोगों को भी उठकर अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। तो पहले खुद मदद करेंगे तो तब कभी फिर बाहर के अगले शहर से या अगले इलाके से मदद आएगी। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि यहाँ पर मकामी अफराद का इस वक्त रोल बड़ा अहम है। ये मुकामी अफराद देखे ना, पहले रिलीफ तो मुकामी अफराद ही देते हैं ना, हुकूमत या कोई दूसरी अदारे तो बहुत बाद में आते हैं। तो कलाम में हम कल जाएंगे, कलाम में सुना है ज्यादा मसाइल इसलिए हैं कि वो कट गया है दरमियान में रास्ते, वो पुल बह गए हैं दरियाए बहरेन और दरियाए कलाम में इतनी तेजी से और शिद्दत से पानी आया कि जो बड़े मजबूत वहाँ पर होटल थे साथ किनारे पे वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। बल्कि लोग बड़े दुखी अंदाज में बता रहे थे कि यहाँ पर बैठकर हम लान में कॉफी पीते थे, चाय पीते थे और दरिया की खूबसूरत मौजों से लुत्फ अंदोज होते थे, और आज ये दरिया इतनी शिद्दत से बहा के वो होटलों को भी बहा के ले गया। ये तो इस इलाके की कहानी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की कहानी इससे शायद ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन जो मैंने गुर्बत सिंध में देखी और बलूचिस्तान में देखी और जनूबी पंजाब में देखी और जो बेबसी वहाँ देखी और जो बर्बादी वहाँ देखी और जो खराबियाँ वहाँ मुझे नजर आई, वो तो नाकाबिले बयान है। हमें बलूचिस्तान को की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें सिंध के इलाकों में सक्खर, नवाबशाह और बहुत दूर तक जहाँ मैं वहाँ पर हमें सजावल छठा तक हमें वैसे तो क्या हमारी टीमें इस वक्त शिकारपुर और सक्खर के नवाब में काम कर रही हैं, डीजी खान में काम कर रही हैं। तो उन इलाकों में हमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। हमें अपने भाइयों का अगर दिल जीतना है ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि मुश्किल के बावजूद अगर हम झल मक्सी पहुंच जाएं, अगर हम बेरा बुक्ती पहुंच जाएं, अगर हम उथल पहुंच जाएं, अगर हम लसबेला पहुंच जाएं, अगर हम अरमरा पहुंच जाएं, तो ये मौका है पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक खुशबू को फैलाने का कि मोहब्बत क्या है और बाहमी यगानगत क्या है और मुआखात क्या है और इस वतन के बनाने का मकसद क्या है कि हम एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक हों। पाक फौज की काविशें और नेवी की और आर्मी जो एयरफोर्स की काविशें हैं, इनके तारीफ न करना बहुत ज्यादती होगी। ये इस दफा कोई बहुत ज्यादा इन्होंने कोई उसकी कोई शायद ज्यादा तशहीर नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि हमने एक पुल देखा जो 24 घंटों के अंदर अंदर ये इधर बहरेन में तामीर कर दिया गया, जो दरियाए बहरेन के ऊपर था। तो ये भी अपनी हद तक बेपनाह कोशिश की जा रही, बल्कि हमें भी ये पेशकश की गई कि आपको कलाम में हेलीकॉप्टर पे लेके जाते हैं ताकि आप अपना इमदादी सामान वहाँ पर तकसीम करें, क्योंकि हम इमदादी सामान के अलावा लोगों को कैश सपोर्ट भी देते हैं। राइट, बट डॉक्टर साहब मुझे एक चीज ये पूछ लेने दीजिए कि ये जो बीमारियां फैल रही हैं और बिलखसूस डेंगू इस वक्त जितने केसेस सरफेस किए हैं और जो लोग होके भी आ रहे हैं मुतासरा इलाकों से, वो भी आपके सामने नजर से गुजरे होंगे कि बड़े केसेस रूनुमा हो चुके हैं। सर मतलब सैलाब मुतासरीन इस वक्त किस बेबसी में है और जहाँ पर बीमारियां इतनी फूट पड़ चुकी हैं? जी, ये हमने आज बहरेन में भी एक मेडिकल कैंप लगाया था जिसमें कम से कम 400 से ज्यादा अफराद को इलाज की सहूलत दी गई। तो वहाँ पर भी मलेरिया ही ज्यादा नजर आया, वहाँ पर भी यही मसले मसाइल ज्यादा नजर आए। और सिंध में तो जो कि मार्शेस बन गई है ना, झीलें बन गई हैं, पूरा का पूरा इलाका झील की सूरत में इख्तियार कर गया। तो जाहिर है जब झील होगी तो फिर मच्छर भी आएगा, डेंगू भी आएगा। तो मेरी दरख्वास्त है अद्वियात बनाने वाले की कंपनियों से कि वो जो मॉस्पल हैं, जो मच्छर से बचने के लिए जो अद्वियात हैं या फिर डेंगू से, वो वाफर मिकदार में पहुंचाएं। और फिर मॉस्किटो नेट्स की बड़ी जरूरत है। तो ये वो चीजें हैं जिनको हमें बड़ी मैस स्केल पर इन इलाकों में जो खास तौर पर जहाँ पर पानी अभी खड़ा है, पानी देखें
बिल्कुल, वो ease सिंध नहीं तो हुआ, सर वो पानी सी थोड़ा- लेवल है, तो वहां से तो पानी नेचुरली उसको ड्रेन आउट करना है। वहां पे तो खुद कोई ऐसा नेचुरल एक सिस्टम नहीं है कि वहां से पानी ऑटोमेटिकली निकलेगा, बट दिस इज वेरी अलार्मिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आपने दुरुस्त बात की कि सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के वो इलाके जहाँ पर बेबसी डॉक्टर अमजद साकिब के बकौल नाकाबिले बयान है। वी रियली होप कि हम इनको वापस से वो जो एक बिल्डिंग बैक का फेज होगा इस मसले से और इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकें किसी तरह से। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।